कल हमने जो पढ़ा था मिहिर भोज, और मिहिर भोज को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रामभद्र के बाद राजा कौन बना था? मिहिर भोज। और मिहिर भोज का मूल नाम था भोज प्रथम प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध शासक रहे। इसके बाद इनकी उपाधियां थी, एक थी आदिवरा, प्रभास, पाटन और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। आदिवरा का उल्लेख मिलता है ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज के काल में बालादित्य के द्वारा लिखा गया था ना, बालादित्य या बालादिल के द्वारा लिखा गया था, जिसके अंदर मिहिर भोज की उपाधियां हैं। और उसके अंदर मिहिर भोज को, भोज प्रथम को मिहिर भोज भी कहा गया। और इस आदिवरा उपाधि की एक बात और लें तो चांदी और तांबे के जो सिक्के चलाए मिहिर भोज ने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्री मदादिवरा लिखा है। और एक आया था इनके काल में जो अरब यात्री, जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान ने आदिवरा उपाधि को बोरा कहा, और बोरा का अरबी में अर्थ होता है आदिवरा। ये बातें पढ़ी। फिर अलमसूदी जब 851 को आते हैं तो एक पुस्तक लिखते हैं यहाँ पे, है ना, कन्नौज आते हैं 851 ईस्वी को, और पुस्तक थी सिलसिलातुन त्वारिख। उस पुस्तक में 3 विशेष बातें हैं। एक तो है अरब का एमितर, इस्लाम की दीवार, इस्लाम का शत्रु और त्रिराज्य संघर्ष का वर्णन मिलता है ना। फिर हमने बात की थी कि मिहिर भोज के काल के अंदर जो राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक कर्षण द्वितीय था। कर्षण द्वितीय का आता है, कन्नौज पर अधिकार करता है। परंतु कर्षण द्वितीय को उस समय आपको पता है एक सहायता मिलती है, उसके एक संयुक्त सेना थी, जय शक्ति, चंदेल शासक जय शक्ति हुआ करते थे, उसकी संयुक्त सेना को हराया था। और कन्नौज पर अधिकार था देवपाल का, है ना, यानी मालवा को जीतता है, कर्षण द्वितीय को हराकर मालवा को जीत लेता है, देवपाल को हरा करके कन्नौज को जीत लेता है। और उधर पालवंशी शासक जो पूर्वी शक्ति के रूप में जो पालवंशी शासक थे, उनमें विग्रहपाल को हराता है, विग्रहपाल को। अब 885 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बेटा राजा बनता है उसका नाम है महेंद्रपाल। कौन? महेंद्रपाल। तो अपन बात कर लेते हैं, आज महेंद्रपाल के बारे में बात करेंगे। कौन है? महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, इनका जो शासन काल रहा है वो 885 से 910 रहा। आपको पता है 836 से लेकर 885 से मिहिर भोज रहे, और 33 से लेकर 36 तक रामभद्र रहे, है ना। तो महेंद्रपाल का सबसे पहले उपनाम की बात करते हैं। इनके क्या क्या उपनाम हैं? इनको देखो, इसी जिसे अपन कई बार कहते हैं ना महेंद्रपाल या महेंद्रपाल या महेंद्रपाल, तो एक नाम तो इनको जाना गया महेंद्रपाल के नाम से, और एक इसको महिषपाल के नाम से भी जाना गया, महिषपाल। और एक इनको महेंद्रायुध कहा गया, महेंद्रायुध कहा गया। ये थी इनका उपनाम विशेष। अब बात करते हैं उपाधि की। इनकी उपाधियों में एक है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, एक है रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश या निर्भय नरेंद्र। ये उपाधि इनके दरबार में एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम राजशेखर था, और राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु हैं, महेंद्रपाल के गुरु। तो रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेश, निर्भय नरेश। अगर आपको मिल जाए कि निर्भय नरेंद्र तो भी इसी का देना है, निर्भय नरेंद्र। ये चारों की चारों उपाधि राजशेखर द्वारा प्रदत्त है, राजशेखर द्वारा प्रदत्त। और राजशेखर के कौन सी कृति में इनका उल्लेख है? तो विंध्यसाल भंजिका, कृति का नाम है विंध्यसाल भंजिका,
विंसाल भंजिका में, यानी राजशेखर की जो कृति विंसाल भंजिका है, उस कृति के अंदर रघुकुल तिलक, रघुकुल चिन्नामणि, रघुकुल तिलक, रघुकुल चिन्नामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेश और निर्भय नरेंद्र, अन्य उपाधियों का भी उल्लेख मिलता है। अभी देखो, एक बात आपको मैंने कल भी बताई, इससे पहले भी पढ़े थे अपन, कि प्रतिहार वंश का पहला शासक जिसकी उपाधि परम भटारक महाराजा धीराज हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी? परम भटारक महाराजा धीराज हुआ करती थी। किसकी उपाधि की बात करें अपन? नागभटे सेकंड की। यहाँ पे उस उपाधि को तोड़ दो और एक कर दो आप परम भटारक, परम भटारक, एक तोड़ दो परम भटारक महाराजा, महाराजा धीराज, परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर, परमेश्वर। जबकि पूरी उपाधि एक साथ आए ना, परम भटारक महाराजा धीराज उपाधि किसकी है? तो उत्तर देना आपको नागभटे सेकेंड। जबकि परम भटारक महाराजा या परमेश्वरा अलग लगा रहे, तो जवाब देने महेंद्रपाल। इसके बाद एक परम भागवत, परम भागवत भी इनकी उपाधि है। ऐसा परम भागवत, इनके एक दरबारी विद्वान है जिसका नाम है राजशेखर। और बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है, राजशेखर किसके दरबारी विद्वान है? राजशेखर दरबारी विद्वान है महेंद्रपाल और महिपाल। इनका बेटा हुआ एक महिपाल आगे चल के उनके दरबार में रहा। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो राजशेखर उसे इसके पुत्र महिपाल के दरबार में कार्य करते हैं। तो पहले रहे हैं महेंद्रपाल के दरबार में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? राजशेखर की। किसकी? राजशेखर। तो बात कर लेते हैं राजशेखर की। एक तो ये संस्कृत के आचार्य हैं, राजशेखर जो हैं संस्कृत के आचार्य हैं, और महेंद्रपाल के गुरु हैं, महेंद्रपाल के गुरु, महेंद्रपाल के गुरु हैं। और राजशेखर की जो कृतियां हैं, कृतियां आपको याद रखनी है, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विंसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, प्रचंड तांडव। क्या बोले? शाबाश, दोबारा बोलेगा। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कर्पूरे मंजरी, विंदसाल भंजिका, विंदसाल भंजिका, विंसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, भुवन कोश, प्रबंध कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, हर विलास, और एक है प्रचंड पांडव। तांडव नहीं है, प्रचंड है पांडव। कौन कौन सी करती हैं? बोलो शहबाज, मेरे साथ याद करेंगे। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विंसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, प्रचंड पांडव। फिर बोलो शहबाज, बोलो। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विंसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, प्रचंड तांडव। स्वाहा। फिर बोलो बाल, बोलो शहबाज। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विंसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव। स्वाहा। बोलो, अरे बोलो स्वाहा। हो गया ना? क्या बोले हैं? काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विंसाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव। अब देखो, ये जो मैंने लिखा है कर्पूरे मंजरी, मंजरी नाम से कई करतियां हैं, आपको पता है। कर्पूरे मंजरी। अब मंजरी के नाम से काफी करते हैं ऐसा। रस मंजरी है,
है ना, वास्तु मंजरी है, अनुभव मंजरी है, राग मंजरी है। तो ये मंजरी तो सारी याद होनी चाहिए, है ना। तो क्यों ना हम थोड़ा सा विशेष एक बात और कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको पेपर में पूछा जाए कि राजशेखर किसके दरबारी विद्वान है, एक पर्सन पूछ लिया जाए कि राजशेखर किसके दरबारी विद्वान है। मैंने इस पर्सन को बहुत बार डिलीट होते देखा है, बहुत बार, क्योंकि महेंद्र पाल भी दे देता है और महिपाल भी दे देता है। महेंद्र पाल और महिपाल दोनों का ही दरबारी है ये, महेंद्र पाल और महिपाल। किस किस का दरबारी विद्वान है? राजशेखर किसके दरबारी विद्वान हैं? तो महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल प्रथम। आप कोई भी पहले इसको ही चूज करिए आप, महेंद्र पाल को, ठीक है ना, महेंद्र पाल का था। इसके बाद इनका बेटा जो महिपाल राजा बनता है उसके दरबारी विद्वान रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विशेष, नोट लगा के अलग से। अब कर्पूर मंजरी तो आपको पता है कि राजशेखर की है। एक मैंने बताई थी राग मंजरी, कौन सी? राग मंजरी। अब भैया राग में गाएगा तो बैठा बैठा गाएगा, है नहीं? तो पुंडरी के बीठल, पुंडरी के बीठल, ऐसे ही याद करवाया था आपको मैंने, पुंडरी के बीठल है ना। एक है रस मंजरी, रस मंजरी है। जान है तो जहान है तो जान कवि, है ना, जाने कवि। कौन है? जान कवि। अब इसके बाद है वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी जो करती है वो नाथा की है। किसकी है? नाथा की। किसकी रहेगी? नाथा की। और एक आती है अनुभव मंजरी, अनुभव मंजरी है मानसिंह की। किसकी? मानसिंह। तो आपको ये बातें याद रखनी है। देखो ये मैंने बार बार जब आपको काव्य कृतियां करवाई थी तो काव्य कृतियों में हमने आपस में नाम विशेष से जुड़ी कृतियां पूछी थी और मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि भैया इसको ध्यान से सुन लेना, अच्छे से याद करना, और आपको अच्छे से याद भी करवाया था। तो राजशेखर के दरबारी विद्वान जो रहे हैं महेंद्र पाल और महिपाल दोनों के, परंतु महेंद्र पाल के ये गुरु हैं। इनकी कृतियां, ये संस्कृत के आचार्य हुआ करते थे। कृतियां काव्य मीमांसा है। कई बार पूछ लिया जाता कर्पूर मंजरी किसकी है, काव्य मीमांसा कृति किसकी है। विंसाल भंजिका के बारे में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये दो के दरबार में रहे, महेंद्र पाल को रहे महिपाल के। महेंद्र पाल को इसके अंदर उपाधियां दी गई, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, निर्भय राज, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र। परंतु महिपाल को भी उपाधियां दी गई हैं इसी किताब के अंदर, इसी किताब में। किसमें? विंसाल भंजिका। एक तो रघुकुल मुक्तामणि कहा गया और एक रघुकुल मुकुट मणि कहा गया। यानी इस महिपाल को राजशेखर ने दो उपाधियां दी हैं, एक रघुकुल मुक्तामणि और एक रघुकुल मुकुटमणि। किसकी बात कर रहा हूं? राजशेखर की, जो महिपाल के दरबार में भी रहे। तो इनको भी दो उपाधियां दी हैं। इनकी दो उपाधियां मैंने बताई हैं, राजशेखर ने दो उपाधियां दी थी इनको। एक तो रघुकुल मुक्तामणि और एक है रघुकुल मुकुटमणि, मुकुटे मणि। ये दोनों उपाधियां राजशेखर के द्वारा ही पढ़ देता है। ये लिख बीएन पाठक। बीएन पाठक ने महेंद्र पाल को एक उपमा दी है। किस प्रतिहार शासक को बीएन पाठक ने उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है? बीएन पाठक ने अंतिम हिंदू सम्राट महेंद्र पाल को कहा है। उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा। बीएन पाठक ने
उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा है? तो ये उपमा दिए महेंद्रपाल को। किसको? महेंद्रपाल। अब साहब महेंद्रपाल की 1910 में मृत्यु हो जाती है। 1910 में जब महेंद्रपाल की मृत्यु होती है तो महेंद्रपाल के दो बेटे, अलग अलग उनकी माताएं थी, दोनों आपस में सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई का मतलब समझ रहे हो क्या? हैं? सागी माँ का नहीं, सागी माँ के कभी सौतेले नहीं होते हैं। दूसरी वो है ना, राजा के एक था राजा एक थी रानी, ये वाली कहानी नहीं चलती थी। एक था राजा अनेक थी रानी, यही कहानी थी राजा महाराजाओं की। तो इस महेंद्रपाल के दो बेटे हैं, एक का नाम भोज है और एक का नाम महिपाल। अब कन्नौज पर अधिकार भोज चाहता कि मैं राजा बनूं और महिपाल चाहता है कि राजा मैं बनूं, और दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकारी संघर्ष समझ रहे हो? दोनों में राड़ शुरू होगी कि भाई राजा मैं बनूं, राजा मैं बनूं। अब क्या है कि जो भोज रहा है, एक भोज पहले हो चुका है, मीर भोज का नाम ही भोज प्रथम था, इसका मतलब ये भोज सेकंड आएगा, मीर भोज ही भोज प्रथम है। तो महेंद्रपाल का जो बेटा था भोज प्रथम, भोज सेकंड, उनका एक सामंत था कोक्कल देव। क्या था? कोक्कल, मुक्कल नहीं, कोक्कल, कोक्कल देव। उनका एक सामंत था कोक्कल देव। कोक्कल देव सामंत को अपने ओर मिला लिया और सामंत को मिला करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और महिपाल को वहां से खदेड़ दिया, अपने ही भाई को खदेड़ दिया। 3 साल तक राज करता रहा। अब महिपाल के हर दिन दिमाग में एक ही थी कि कैसे भी करके मुझे कन्नौज जीतना वापिस, है ना। सौतेला भाई था, अब उसको रास नहीं आ रहा था कि भोज राज करे, क्योंकि राज की खाज साहब जिसको हो जाए ना वो कभी जागती नहीं है। जैसे चुनाव में नहीं देखते, एक बार हार जाते हैं फिर अगली बार मुंह निकाल के आ जाते हैं, साहब पिछली बार थे मैंने वोट कौन दिया भी कर दियो, है ना। ये राज की खाज ही तो है। एक बार कहीं कहीं लाग या नहीं, या राज की खाज कदी कौन गई आज तक कहीं कहीं। तो भोज सेकंड के बाद 3 साल तक राज किया। अब महिपाल षड्यंत्र रचता है और चंदेल शासक हर्ष से मिलता है। चंदेल शासक हर्ष से मिलता है और चंदेल शासक हर्ष से मिलकर के भाई आप मेरे को कन्नौज दिलाओ और कन्नौज दिलाने में अगर मेरा आप हेल्प करोगे तो मैं आपको अच्छा कर दूंगा। चंदेल ने सोचा ये ठीक है, भोज सेकंड तो तेरे को कुछ नहीं दे रहा, भोज सेकंड तो कुछ नहीं दे रहा, अगर मैं इसका साथ देता और ये राजा बन जाएगा तो हमें कुछ करवर देगा, है ना। अगर कर देगा तो अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो क्या किया कि महिपाल के साथ महिपाल ने उस चंदेल शासक हर्ष के साथ मिलकर के भोज सेकंड को कन्नौज से खदेड़ दिया, अपने ही भाई को खदेड़ दिया, हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज का राजा बन गया। 3 साल के बाद कौन राजा बन गया? किसका बेटा है? महेंद्र। अब महेंद्रपाल के कितने बेटे की बात कर रहे हैं? दोनों की राज की खास थी, ठीक नहीं? कमाल की बात कर रहे हो, राज की खास दोनों को है। अब पहले खास कहीं की कौन गई? खास उड़ी महिपाल की कौन गई, क्योंकि महिपाल चाहता कि राजा बनो। अब बात देखो थोड़ा सा अपन कर लेते हैं। महेंद्रपाल की जब मृत्यु हो जाती है, महेंद्रपाल, अब महेंद्रपाल के 2 बेटे, कितने? 2। अब लिखना नहीं, एक बार सुन लो पहले, बाद में टाइम मिलेगा। एक है भोज सेकंड, कौन है? भोज सेकंड, और दूसरा है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम हिसाब से देखा जाए ना तो राजशेखर 3 के दरबार में रह चुके, महेंद्रपाल के रहे, भोज के रहे और महिपाल के। इसका शासनकाल हमने पढ़ा कि 885 से 910 तक रहे मीर भोज के बाद, और ये 910 से लेकर के 13 तक 3 साल तक इन्होंने राज किया। कालक्रम आपको याद नहीं रखना है। फिर राजा बन जाता है 913 में महिपाल, और ये 44 तक रहता है। कहां तक है? 44। कालक्रम याद नहीं रखना, फिर कह रहा हूं। पर महेंद्रपाल के बाद भोज सेकंड राजा बना है, महिपाल नहीं बना, ये बात आपको ध्यान रखेगी।
ठीक है ना। महेंद्रपाल के बाद वो सेकंड बना, वो सेकंड के बाद महिपाल। अब ये किसके सहयोग से राजा बना? तो एक बात मैंने आपको बताई कि सामंत कोक्कल देव के सहयोग से राजा बना, सहयोग से कन्नौज का राजा बना, यही बात बताई, कन्नौज का राजा बना। परंतु महिपाल ने 3 साल बाद, ये जो महिपाल है ये चंदेल शासक हर्ष की सहायता से अपने भाई भोज सेकंड को खदेड़ देता है और स्वयं राजा बच जाता है। किसकी सहायता से? चंदेल नरेश या चंदेल शासक हर्षदेव की सहायता से कन्नौज का राजा बना, कन्नौज का राजा बना। अब ये दोनों ही भाई हैं, कौन कौन है? भोज और महिपाल। अब अपन थोड़ा सा महिपाल के बारे में बात करते हैं कि महिपाल को वैसे तो विनायक पाल भी कहा गया है, हेरम पाल भी कहा गया है। इनके जो उपनाम है, उपनाम, इसके उपनाम में आता है, एक तो इनको विनायक पाल भी कहते हैं, विनायक है पाल, पर विनायक पाल इनकी उपमा है, उपनाम दिया गया, उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है। एक विनायक पाल के नाम से आगे राजा बनेगा एक शासक प्रतिहार वंश में, ठीक है ना। तो महिपाल के उपनाम एक तो विनायक पाल, एक हेरम पाल, एरम्ब पाल, और उपाधि है आर्यवृत्त का महाराजा धीराज रघुकुल, रघुकुले मुक्तामणि, मुक्तामणि जो राजशेखर के द्वारा प्रदत्त है। ये बात मैंने बताई थी आपको कि इसको रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुले मुकुटमणि कहा गया है। और एक उपाधि रघुकुले मुकुटमणि, रघुकुले मुकुटमणि, मुकुटे मणि। तो ये बात बोली जाती थी आर्यवर्त का महाराजा धीराज रघुकुल मुकुट मणि पधार रहे हैं, ये रघुकुल मुक्ता मणि पधार रहे हैं, मुक्ता मणि इनकी उपाधि बोली जाती थी। भाई राजा आते थे ना तो पहले इनकी उपाधि बोली जाती थी, है ना। आप जैसे आजकल कोर्ट में जो लाते हैं ना तो पहले उनका नाम बोला जाता, फिर वो आता है ऐसे जैसे राजा की तरह, है ना। तो यहाँ पे आर्यवर्त का महाराजा धीराज रघुकुल मुक्तामणि महिपाल प्रथम, ये नाम नहीं बोलते थे, ये याद रखेगा। राजा का कभी नाम नहीं बोलते थे, नाम लेने का अधिकार उनको रानियों को ही था, मेरा सोना मोना बाबू आ रहे हैं, ये नाम नहीं लेते थे। दरबार में नाम नहीं लिया जाता था इनका कभी भी, है ना। वो आपने पढ़ा ना सतलत काल में, कभी पढ़े हो, बलवन का बड़ा गजब था, है ना। उसको राजा नहीं मानते थे, शासक नहीं मानते थे, सम्राट नहीं मानते थे, है। सजदा बोलो, सजदा करोगा ना तो मेरे पगाम पे सड़ के करूँगा, है ना। सगाड़ा के आऊँ तो जो न्यू खड़े हो जाता, न्यू कौन करता हूँ खानी, कहेगा नहीं, बलवन का नहीं। बलवन रात नहीं घोषणा कर दी कि काल से ना जब मैं दरबार में हूँ ना तो मेरे पगा पड़ जाए, सारा मुद्दा हो जाए आ जोड़ के, है ना। बहुत दिन हो गए था ना है यार, दरबार में कोई हंस गई ने तो मेरे से बुरू को नहीं होगा, है ना। बलवन हंसने नहीं देता था साहब, है ना। सतलत काल में हंसना मना था उस समय कि दरबार में कोई हंस गया तो उसको सजा मिलेगी। बोलो पगला था कि नहीं? सतलत काल पढ़े हो? सतलत काल की जैसे मुगल काल की किसी राजपूताने के इतिहास के पढ़े ना तो थोड़ा अजीबो गरीबो इतिहास है कि यार ऐसे भी आदमी भी हंसने पे मना है, हंसने पे भी क्या है, रोक है। आजकल तो भारतीय संविधान ने कह रहा कि भाई स्वतंत्रता है, बोलने के अधिकार है, परंतु आपको पता ही होगा दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है पता ही है ना। होता ही है कि भाई आप स्वतंत्रता के अधिकार को धीरे धीरे छीना जा रहा है, आप बोल नहीं सकते,
अगर आप स्वतंत्र रूप से किसी बात को बोलोगे तो कानूनी अपराध बन सकता है। तो आर्यवर्त का महाराजा धीराज रघुकुल मुक्तामणि या रघुकुल मुकुटमणि। अब क्या हुआ, महीपाल कन्नौज के राजा बने। 15 और 16 के बीच एक दरबारी विद्वान अल-मसूदी भारत आता है। अल-मसूदी ने एक पुस्तक लिखी थी मरूज उले जहाब। क्या लिखी थी? मरूज उले जहाब। इस पुस्तक में अल-मसूदी ने सभी प्रतिहार राजाओं को, प्रतिहार शासकों को बुरा कहा। ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि एक तो सुलेमान आए, एक अल-मसूदी आए। सुलेमान मीर बोझ के काल में आए, जबकि अल-मसूदी महीपाल फर्स्ट के काल में आए। ये बात मैंने पहले भी रिवाइज की थी। उसने लिखी थी सिलसिलातुल तवारीख, इसने लिखे मरूज उले जहाब। इस पुस्तक में उन्होंने सभी प्रतिहार राजाओं को बुरा कहा। एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि किस अरब यात्री ने सभी प्रतिहारों को बुरा कहा है। तो सभी प्रतिहार राजाओं को बुरा किसने कहा है? अल-मसूदी ने कहा। जबकि गुज्जर प्रतिहार को उन्होंने अल-गुज्जर नाम दिया। अल-गुज्जर क्या कहा है? अल-गुज्जर। तो दो बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? महीपाल के बारे में। एक तो ये कोई विशेष बात नहीं है, आर्यवर्त का महाराजा धीराज ऐसा नहीं पूछने वाला, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई कुछ छूट जाए तो आप ये कहोगे छोड़ दिया आपने। नेक्स्ट बात आती है एक अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान महीपाल प्रथम के काल में 915 और 916 के बीच, फिक्स काल क्रम नहीं है, 915 और 16 ईस्वी के बीच अरब यात्री अल-मसूदी कन्नौज आएंगे। कहां? कन्नौज। भारत आए मतलब कन्नौज आए, कन्नौज के राजा है ये, कन्नौज आते हैं। और इनकी अल-मसूदी की एक बुक है, अल-मसूदी। अल-मसूदी ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है मरूज उल जहाब। मरूज उले जहाब है। और मरूज उल जहाब में दो विशेष बातें आपको याद रखना। सभी प्रतिहार शासकों को, सभी प्रतिहार शासकों को बोरा का, क्या कहे? बोरा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सभी प्रतिहारों को बुरा किसने कहा है? तो अल-मसूदी ने। एक विशेष बात हमने और पढ़ी कि गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा इन्होंने? गुज्जर प्रतिहारों को अल-गुज्जर कहा है। अल-गुज्जर, अल-गुज्जर का है। अब आगे देखो, एक बार बाद में लिख लेना, कुछ रह जाए तो। लिख रहे हो पहले? दोबारा सुनो। महीपाल प्रथम के काल में 915-16 के बीच अल-मसूदी आता है। और अल-मसूदी उस समय कहाँ है? कन्नौज आए हैं। कहाँ पहुंचे हैं? कन्नौज। कन्नौज आए हैं सब। और अल-मसूदी की बुक का नाम क्या है? मरूज उले जहाब है। मरूज उले जहाब। सभी प्रतिहारों को अल-मसूदी ने क्या कहा है? बोरा कहा है। और गुज्जर प्रतिहारों को अल-गुज्जर कहा है। अल-गुज्जर क्या कहा है? अल-गुज्जर। अब एक बात और बच जाती है, त्रिराज्य संघर्ष में थोड़ी सी बात और होती है, पर खास करके यहाँ पे कोई तीन पक्षीय राजा नहीं हो। त्रिराज्य संघर्ष मूलतः मीर भोज तक ही चलता है। मैंने कहा था कि त्रिराज्य संघर्ष जो चला था वत्सराज के काल में शुरू हुआ था। वत्सराज के काल में कन्नौज को लेकर होता है। लगभग 150 मुख्य खेत है, वैसे 150 साल बताया, पर मुख्य खेत है वो 100 साल चला है। मुख्य खेत है वो 100 साल ही चला है, पर 50 साल और छोटी मोटी घटनाएं होती, कभी
राष्ट्रकूट आक्रमण करते हैं, कभी पालवंशी शासक आक्रमण करते हैं, ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं, पर लगभग 150 साल होता है ना। पर मुख्य तौर पे 3 पक्षों के बीच जो विद्रोह हुआ है, 3 पक्षों के बीच, वो मिहिर भोज तक ही हुआ है। बाद में कभी राष्ट्रकूट और कभी प्रतिहार, कभी प्रतिहार तो कभी ये पालवंशी शासक। तो महिपाल प्रथम जब कन्नौज के राजा हैं तो राष्ट्रकूट शासक इंदर तृतीय है। कौन है? इंदर तृतीय। इंदर तृतीय उस समय राष्ट्रकूट शासक थे। विशेष बात यह कि इंदर तृतीय ने उज्जैन और कन्नौज को जीत लिया। अब कन्नौज जीत लिया तो महिपाल के हाथ से कन्नौज चल गया। यानी इस महिपाल प्रथम के काल में समकालीन राष्ट्रकूट शासकों ने इंदर तृतीय और इंदर तृतीय ने महिपाल को हराकर कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार। अब महिपाल कहां जाएगा? कहां जाएगा आपको पता ही है। महिपाल गया चंदेल शासक हर्ष के पास पुणे। यार एक बार तो ते देख भैया कर राज दिवायो हो, अब की बार तू और दिला देना, है ना। किसके पास जाएगा? महिपाल वापिस किसके पास गया? हर्ष के पास गया। और हर्ष ने बोलियो कि साहब पिछली बार तो देखो थे भाई के खिलाफ मेरे साथ दियो, आपा तो दोनों भाई हैं, देखो कई बार ये शराबी आदमी हुए हैं, आपा दोनों पक्का भाई लाए यार, तो दे दे 100 रुपया। कई बार कराया करें शराबी, हैं शराबी खास करके। अब ये दोनों पक्का भाई ला बन गया साहब। अब महिपाल चला जाता है हर्ष के पास। हर्ष अपनी सेना लेकर के राष्ट्रकूट शासक इंदर तृतीय पर इंदर तृतीय पर आक्रमण करता है। इंदर तृतीय को हरा देता है और कन्नौज पुनः महिपाल को दिला देता है। इतनी सी बात रहेगी किस पे? किस पर है? महिपाल से। अब प्रतिहार वंश में आगे के जो राजा बनेंगे वो छुटमुट के हैं। कभी त्रिलोचन आ जाएगा, कभी यशपाल आ जाएगा, कभी वो महिपाल सेकंड आ जाएगा, महेंद्रपाल सेकंड आ जाएगा, विनायक पाल आ जाएगा, है ना। त्रिलोचन की बात करेंगे, यशपाल की बात करेंगे, मतलब छोटे मोटे नाम के मात्र, उनके नाम मात्र। एक बात है, त्रिलोचन पे बात करेंगे ना तो महमूद गजनवी वाली बात करेंगे, अपन बारी राजधानी की बात करेंगे। तो एक विशेष और लिख ली जाए अपने से, वो है महिपाल प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन है? समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन था भाई? राष्ट्रकूट शासक है इंदर तृतीय। कौन है? इंदर तृतीय। और इस इंदर तृतीय ने कन्नौज और उज्जैन को जीत लिया था। आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है, बस इतना याद रखिएगा कि महिपाल प्रथम के समकालीन राष्ट्रकूट शासकों ने इंदर तृतीय, जब इंदर तृतीय उज्जैन और कन्नौज को जीत लेता है तो महिपाल जाता है हर्ष के पास और हर्ष को सहायता के लिए बुलाता है। तो हर्ष उसकी सहायता करता है। कन्नौज पर पुनः अधिकार किसका हो जाता है? महिपाल प्रथम का हो जाता है। किसका? महिपाल प्रथम का। तो इतनी सी बात याद रखना, रख पाओगे? अब पिछले सारा का सारा अब दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, है ना। अब लिख लेना आराम से एक एक बातें।